ऑडिट रिस्क, सीए इंटर के ऑडिट के पेपर का रिस्क के बारे में बात नहीं कर रहे, अलग है ये ऑडिट रिस्क। क्या है वही समझेंगे हम इस चैप्टर के रिवीजन में। चैप्टर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये इस रिवीजन का पार्ट 1 है, जिसमें हम ऑडिट रिस्क ऐसा 315 और इंटरनल ऑडिट कवर अप करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में इंटरनल कंट्रोल्स कवर अप करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं ऑडिट रिस्क से। आपने होपफुली इसके आगे के सेशंस जो है, हमने लास्ट प्रीवियस सेशन था वो चैप्टर 2 का था, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूडिंग ऑडिट मटेरियलिटी, वो आपने देख लिया होगा। तो वो जो प्रीवियस सेशंस है वो अगर आपने अच्छे से देखे तो ये समझने में ज्यादा मजा आता रहेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मतलब हमने ये बहुत सारे जो आगे के सेशंस थे उसमें भी ऑडिट रिस्क कहीं ना कहीं तो आया ही है, चैप्टर 1 के पार्ट 1 से लेकर, राइट। क्योंकि ऑडिट रिस्क मतलब क्या कि ऑडिटर है, उन्होंने जो प्रोसीजर्स की है उस हिसाब से जो ओपिनियन पर पहुंचे है वो ओपिनियन गलत है, बट वो कौन सी सिचुएशन में, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है बट ऑडिटर को वो बात पता ही नहीं चली, तो वो ऑडिट रिस्क है, उसमें वो अपना ओपिनियन गलत एक्सप्रेस करेगा, तो वो गलत हो सकता है, राइट। उसी रिस्क को कैसे हमें कम करना है, रिस्क असेस करेंगे, वो सब कुछ चीजें इसमें कवर अप होगी। ऑडिट रिस्क मींस द रिस्क दैट the auditor gives an inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated। ये उसकी डेफिनेशन है कि ऑडिट रिस्क क्या है कि ऑडिटर है वो गलत इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ये मटेरियली मिसस्टेटेड होना काफी इंपॉर्टेंट है। Thus, it is the risk that the auditor may fail to express an appropriate opinion in an audit assignment। मतलब कि ऑडिट असाइनमेंट में ऑडिटर है वो इनअप्रोप्रिएट या फिर गलत एक्सप्रेस कर रहा है, ओपिनियन जो है वो गलत एक्सप्रेस कर रहा है। ऑडिट रिस्क could be simply understood as follow: during the audit of a company, if the financial statements of the company are misstated and those misstatements are material in nature, then there will be a risk that audit opinion given by the auditor regarding audit of that company would be incorrect। Then that risk will be known as audit risk। मतलब कि जो ऑडिटर है उन्होंने गलत ओपिनियन एक्सप्रेस किया सिंपली, बट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है तब ये चीज हमें देखनी रहेगी, राइट। ये एग्जांपल है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब ऑडिट रिस्क के अंदर कवर अप क्या होता है? ऑडिट रिस्क में दो चीज कवर अप होती है, एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक दूसरा डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस, राइट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो चीजों की वजह से होता है, एक इनहेरेंट रिस्क और एक कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब कि कुछ ना कुछ चीजें कंट्रोल हो या ना हो, उसके अलावा भी रिस्क होने के चांसेस है, मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस है, वो इनहेरेंट रिस्क है। कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स, राइट, वो कंट्रोल रिस्क होगा। तो ये इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिला के क्या बनेगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो ये दोनों मैनेजमेंट के ऊपर है, इनहेरेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क है तो वो पहले से ही ऑडिटर ने ऑडिट किया उसके पहले ही हो सकता है। इसीलिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हो सकता है वो ऑडिटर को असेस करना रहेगा, वो एज पर ऐसा 315 वो असेस करेगा, राइट। क्योंकि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑडिट वो हो सकते हैं, राइट, वही समझना रहेगा पहले। और ऑडिटर अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट है तो वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो डिटेक्शन रिस्क बन जाएगा, राइट। ऑडिटर की गलती है या फिर वो कोई ऑडिट प्रोसीजर बराबर नहीं कर रहा, दूसरी प्रोसीजर कर रहा है, ऐसे कोई भी चांसेस हो सकता है, ऐसा रिस्क हो सकता है, उसे डिटेक्शन रिस्क कहेंगे, राइट। ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कोई भी मिसस्टेटमेंट है तो वो डिटेक्शन रिस्क है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क वो सब कुछ मिलाकर क्या बनेगा? ऑडिट रिस्क। मतलब इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क मिलाकर बनेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क बना के ऑडिट रिस्क, राइट। तो ऑडिट रिस्क में वैसे तीन चीजें कवर अप होगी, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। समझ में आ रहा है? चलिए वो इन डिटेल समझते हैं। Risk of material misstatement may be defined as the risk that the financial statements are materially misstated prior to audit। Risk of material misstatement मतलब कि ऑडिट हुआ उसके पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। This consists of two components described as follow at the assertion level: inherent risk and control risk। Inherent risk और control risk के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था चैप्टर 3 का जो पार्ट 1 था, जहां पर SF 500 ऑडिट एविडेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था। वहां पर जो सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस थी उसके तीन फैक्टर्स अफेक्ट करते थे, उसमें से एक था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो वहां पर हमने इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का छोटा सा पार्ट देखा था। उसके अलावा दो फैक्टर्स थे, मटेरियलिटी एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन।
चलिए, inherent risk, the susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balance and disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements before consideration of any related controls. किसी भी चीज को हम ध्यान में रखें उससे पहले ही क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस या डिस्क्लोजर में कुछ मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं. There is always a risk that before considering any existence of internal control in an entity, a particular transaction balances of an account or disclosure required to be made in the financial statements of an entity have a chance of being misstated, and such a misstatement can be material. This risk is known as inherent risk. कोई भी कंट्रोल अप्लाई करें उससे पहले ही चांसेस है कि वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, उसे ही इनहेरेंट रिस्क कहेंगे. Control risk, the risk that a misstatement that could occur in an assertion about a class of transaction, account balance or disclosure, and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements, will not be prevented or detected and corrected on a timely basis by the entity's internal control. मतलब एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल है, वो कोई भी मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट मटेरियल हो रहे हैं उस मिसस्टेटमेंट को या फिर प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कंट्रोल रिस्क कहेंगे. कंट्रोल रिस्क is a risk that internal control existing and operating in an entity would not be efficient enough to stop from happening, that is prevention, or find and then rectify in appropriate time, that is detection and correction. Any material misstatement relating to transaction balance or account transaction of an account or disclosure required to be made in the financial statements of that entity. So in a way it can be said that there exists an inverse relation between control risk and efficiency of internal control of an entity. मतलब कि इंटरनल कंट्रोल और कंट्रोल रिस्क दोनों के बीच जो है एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल और कंट्रोल रिस्क दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल अच्छी है, राइट, तो कंट्रोल रिस्क कम होंगे, राइट, और वाइस वर्सा. मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल अच्छी नहीं है, मतलब वो ठीक ठाक है, तो फिर कंट्रोल रिस्क उतना बढ़ जाएगा, राइट. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं. व्हेन एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी इज हाई, the control risk is low, and when efficiency of internal control is of that entity is low, control risk is high. सिंपल, समझ में आ रहा है ना. चलिए, आपको कोई भी डाउट हो तो कभी भी कमेंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा. मिसस्टेटमेंट के बारे में जो डेफिनेशन थी वो हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 में कवर अप की है, बट फिर भी यहां पर हम पढ़ लेते हैं. मिसस्टेटमेंट मतलब कि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड एज एक्चुअली स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, राइट, वो अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में हो सकता है, तो वो जो डिफरेंस है उससे को मिसस्टेटमेंट कहेंगे. मिसस्टेटमेंट्स बहुत सारे होंगे, बट ऑडिटर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट. Misstatement refers to a difference between the amount, classification, presentation or disclosure of a reported financial statement item and the amount, classification, presentation or disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable financial reporting framework. Simple. Misstatement can arise from error or fraud. सिंपल, ये एक बार पूछा हुआ है. मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम एरर और फ्रॉड वाला करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा है, राइट. ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए. मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन पूछ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव में. असेसमेंट ऑफ अ रिस्क, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. असेसमेंट ऑफ अ रिस्क इज बेस्ड ऑन audit procedure to obtain information necessary for the purpose and evidence obtained throughout the audit. The assessment of risk is a matter of professional judgment rather than a matter capable of precise measurement. रिस्क कितना होगा वो प्रोफेशनल जजमेंट के बेस पर हो सकता है, वो प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते. हाँ, इतना ही रिस्क होगा, राइट. आपको भी नहीं पता है ना कि आप सीए इंटर के एग्जाम किस तरह से पास करेंगे. मतलब जो फेल होने के चांसेस है, फेल होने का रिस्क है, वो है ही रहेगा. आपने असेस किया होगा आपकी पढ़ाई किस तरह से है, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है, राइट. उसके बेसिस पर वो रिस्क कम हो सकता है, बट वो रिस्क अभी भी असेस्ड है. आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपने जितना रिस्क सोचा है उतना ही रहेगा. ऑडिट में भी वही रहेगा. ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पर ये ऑडिट रिस्क रहेगा, बट वो जजमेंट बेस्ड है, तो ये गलत भी हो सकता है, राइट. प्रिसाइसली मेजर कभी नहीं कर सकते. क्लियर. चलिए, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क. क्या दो चीजें हैं इसमें ऑडिट रिस्क में से एक्सक्लूड की गई है. ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड द रिस्क दैट द ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट. दिस रिस्क इज ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट.
मतलब कि ऑडिटर है वो ऐसा कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, जबकि वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। बट ये होने के चांसेस इनसिग्निफिकेंट है, इमटेरियल है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है फिर भी ऑडिटर को ऐसा लगे। इवन क्लाइंट या फिर ऑडिटी है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यहाँ पर हाँ ठीक है हम मान लेते हैं हमारी गलती है, ऐसा नहीं होता, राइट। ये बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है, राइट। तो क्लाइंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसे होने के चांसेस नहीं है। And second one, further, the audit risk is a technical term related to the process of auditing. It does not refer to the auditor's business risks such as loss from litigation, adverse publicity, or other events arising in connection with the audit of financial statements. यहाँ पर हम ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिटर का बिजनेस रिस्क के बारे में बात नहीं करेंगे कि उनकी एडवर्स पब्लिसिटी हुई, उनके ऊपर लिटिगेशन क्लेम, राइट, उन्होंने कहीं कोई जगह पर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया तो उसको नया क्लाइंट नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें यहां पर कवर अप नहीं होती है। ये प्योरली टेक्निकल टर्म है। यहां पर अगर ऑडिटर ने गलत ओपिनियन दिया, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, वही चीज कवर अप होगी। इसके दो एक्सक्लूजन्स है कि ऑडिटर मटेरियली मिसस्टेटेड ऐसा बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट, वो इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, और दूसरा ऑडिटर का बिजनेस रिस्क, प्रोफेशनल रिस्क है, वो इसमें कवर अप नहीं होगा। तो ये जो मई 23 के पेपर में ये एक्सक्लूजन और प्लस ये ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल और एक्सक्लूजन्स 4 मार्क्स में पूछे गए थे, तो फिर से पूछने के चांसेस कम है, बट ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, राइट। काफी सिंपल है, मजा आ रहा होगा आपको। चलिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट 2 लेवल्स। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है 2 लेवल पर हो सकते हैं, एक असर्शन लेवल और एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर। असर्शन लेवल, असर्शंस क्या है वो सब कुछ हमने चैप्टर 3 के पार्ट 1 SF 500 के साथ कवर अप किया है। जो अकाउंट बैलेंसेस अकाउंट बैलेंसेस है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है, डिस्क्लोजर्स है, उनके अलग अलग क्लासिफाइड कैटेगरी वाइज असर्शंस थे, तो वो असर्शंस पर भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, असेट्स के लिए एग्जिस्टेंस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना, या फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस या फिर वैल्यूएशन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, राइट। वैसे ही ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी हो सकता है कि पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ चीजें अफेक्ट कर सकती है, राइट। तो वो दोनों ही लेवल पर हो सकते हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है वो इन डिटेल फिर से समझाया हुआ है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क आर द एंटिटीज रिस्क, they exist independently of the audit of the financial statements। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो या ना हो, ये दोनों ही रिस्क रहने ही वाले है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ये एंटिटी का रिस्क है, राइट। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है। जबकि डिटेक्शन रिस्क है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंड ऑफ ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया उस तरह का रिस्क बनेगा, राइट। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। Inherent risk is higher for some assertions and related classes of transactions, account balances and disclosure than for others। ये कुछ transactions classes of account balance disclosure के लिए ज्यादा होंगे compared to others, right? सिंपल सी बात है। For example, it may be higher for complex calculations। Simple। External circumstances giving rise to business risk may also influence inherent risk। For example, technological developments might make a particular product obsolete। हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट को एब्सोलेट कर सकता है, तो ऐसा रिस्क, बिजनेस रिस्क भी इनहेरेंट रिस्क बन सकते हैं। फैक्टर्स इन द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में आल्सो इन्फ्लुएंस द इनहेरेंट रिस्क रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट्स। जो एंटिटी और उनके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं वैसे फैक्टर्स भी इनहेरेंट रिस्क बढ़ा सकते हैं। Inherent risk factors are considered while designing test of controls and substantive procedure। ये हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर जब डिजाइन करेंगे तब हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वैसे भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पहले होगी और उन्हीं के बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होगी। तो हमारा जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है उसका काम यही है कि हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करना रहे। कैटेगरी ऑफ ऑडिटर्स असेसमेंट लोअर और हायर, ईच कैटेगरी कवर्स रेंज ऑफ डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क। सभी जगह पर इनहेरेंट रिस्क रहेगा ही, हायर लो अलग अलग हो सकता है। ये जो अभी पॉइंट है ना वो आप अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है वो समझाने के लिए मतलब खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझने में टाइम लग सकता है, थोड़ी सी लैंग्वेज फालतू है, तो ये आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, राइट। अभी के लिए वो रीड करना समझना जरूरी नहीं है। ये एग्जाम्पल भी एक बार पढ़ लीजिएगा।
Control risk is a function of the effectiveness of the design, implementation and maintenance of internal control by management. Control risk में क्या कवर अप होगा कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो किस तरह से डिजाइन हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है और मेंटेन हुआ है बाय द मैनेजमेंट. However, internal control can only reduce but not eliminate risk of material misstatement in the financial statement. वो कभी भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता, उनको कंट्रोल कर सकता है, राइट, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल्स की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है, दैट्स व्हाई उससे कभी भी एलिमिनेट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता, वो रिड्यूस हो सकता है, राइट. इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर कंपलसरी करना रहेगा. उसमें दो चीजें हमने देखी थी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्यों करना कंपलसरी है. दो चीजें, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक तो जजमेंटल है एंड दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स की इनहेरेंट लिमिटेशंस रहेगी, राइट. चलिए यहां पे एक बार पढ़ लीजिएगा. तो एसएस provide the condition under which the auditor is required to test the operating effectiveness of controls in determining the nature, timing and extent of substantive procedure to be performed. S330 के अंदर दिया था, वो हमने SF500 के साथ पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 के पार्ट 1 के अंदर, राइट, कि किस तरह से ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स हमें चेक करनी रहेगी. चलिए, ऑडिटर असेसेस कंट्रोल रिस्क बाय रिलाई और नॉट टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स. कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई करना है या नहीं रिलाई करना है, उस तरह का असेसमेंट ऑडिटर करेगा. When making control risk assessment, consider the control environment's influence over internal control. A control environment that supports the prevention and detection of correction of material misstatement allows greater confidence in the reliability of internal control and audit evidence generated within the entity. अब कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब कि जहां पर ये कंट्रोल्स रखे गए हैं, राइट, वो एंटिटी का एटमॉस्फेयर कह सकते हैं या उनका जो एनवायरनमेंट है वो कह सकते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा है, जो एंटिटी है, मैनेजमेंट है, वो किस तरह से पास ऑन करता है, एथिक्स वगैरह, वैल्यूज किस तरह से पास ऑन करता है, और एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन वगैरह किस तरह से, उसके बेसिस पर कंट्रोल्स कितना इफेक्टिव होंगे ना वो पता चलेगा, राइट. जितने डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज है वहां पर एरर और फ्रॉड्स के चांसेस बढ़ सकते हैं. अगर मैनेजमेंट ही कुछ गलत कर रहा है तो एम्प्लॉइज भी कुछ गलत कर सकते हैं, राइट. इसीलिए किस तरह का एनवायरनमेंट है वो मैटर करेगा कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस के ऊपर, राइट. तो जितना अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे, हम ज्यादा रिलाई कर पाएंगे. However, it does not guarantee the effectiveness of specific controls, but ये गारंटी कभी भी नहीं दे सकता, राइट. उससे हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, कोई गारंटी नहीं है कि हाँ कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो इंटरनल कंट्रोल अच्छे होंगे, ऐसा नहीं होता. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. We therefore test the operating effectiveness of controls over significant class of transactions when we plan to take controls reliance strategy. इसीलिए हम significant class of transactions के लिए देखेंगे कि effectiveness of controls कैसे है. Conversely, the control environment may undermine the effectiveness of specific controls and is a key factor in our control risk assessment. Simple? चलिए. Then evaluation of the related IT processes that support application and IT dependent manual controls. हमें IT processes चेक करनी है और एप्लीकेशन और IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स देखने हैं. 3 टाइप के IT रिलेटेड कंट्रोल्स होंगे, एक जनरल IT कंट्रोल, देन एप्लीकेशन कंट्रोल एंड IT डिपेंडेंट कंट्रोल. ये हम चैप्टर 6 के अंदर कवर अप करेंगे. एप्लीकेशन कंट्रोल है वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए कंट्रोल रहेगा. जनरल IT कंट्रोल है वो सभी, कोई भी IT की प्रोसेस कर रहे तो वो जनरली सभी को एप्लीकेबल होगा, सभी में एप्लीकेबल होगा, राइट. जनरल IT कंट्रोल इज लाइक आपके जो फोन के एक्सेस के लिए पासवर्ड वगैरह है, बायोमेट्रिक वगैरह है, राइट, तो वो उसका एग्जांपल है. एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब कि अगर आपका व्हाट्सएप है वो लॉक्ड है, राइट, तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल हो जाएगा. और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल मतलब कि आईटी में से अगर कोई भी डेटा हम ले रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो वो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल में आएगा. वो इन डिटेल चैप्टर 6 में कवर अप करेंगे. तो वो जो आईटी प्रोसेसेस है और उसके लिए एप्लीकेशन आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल वगैरह है, वो सारे रिलेटेड भी हमें इवैल्यूएशन करना रहेगा. उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर पाएंगे to rely or not to rely on the controls. Our testing approach over SCOTS, that is significant class of transactions, and disclosure process, that is control, reliance or substantive only strategy. हमें टेस्टिंग अप्रोच हमारा क्या रहेगा सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस और डिस्क्लोजर प्रोसेस के लिए, उसके बेसिस पर भी हमें देखना रहेगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज प्रोसेस. एंटिटी की जो प्रोसेस हमने समझी है उस हिसाब से हमें क्या लग रहा है कि हमें कितना कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई करने की जरूरत पड़ेगी, उस बेसिस पर भी रिलाई और नॉट टू रिलाई नक्की करेगा, राइट. तो ये 4 फैक्टर्स हैं. ये 4 फैक्टर्स एक बार पूछा हुआ है
राइट, फिर से पूछ सकते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये कंट्रोल रिस्क असेसमेंट व्हेन कंट्रोल डेफिशिएंसीज आर आइडेंटिफाइड, राइट, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कंबाइंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में दो चीजें कवर अप होती है, कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क, राइट, तो उन दोनों का साथ में असेसमेंट होगा। तो एसेस do not ordinarily refer to the risk, inherent risk and control risk separately, but rather to a combined assessment of risk of material misstatement. Generally हम क्या बोलते हैं, risk of material misstatement, जिसमें दोनों ही चीज कवर अप होती है, inherent risk and control risk, अलग अलग हम बोलते नहीं हैं। However, the auditor may make separate or combined assessment of inherent and control risk depending on preferred audit techniques or methodologies and practical consideration. उन दोनों को अलग अलग असेस करना है या साथ में असेस करना है, वो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो मेथोडोलॉजीज क्या है, कौन सा प्रेफरेंस है उसके ऊपर। द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी expressed in quantitative terms such as percentages or in non-quantitative terms like high, low, medium. ये दोनों ही चीजों में पॉसिबल है। क्वांटिटेटिव टर्म्स में परसेंटेज, कितना परसेंटेज रिस्क है, या फिर नॉन क्वांटिटेटिव, नॉन क्वांटिटेटिव में हाई है, लो, मीडियम, राइट, उस तरह से भी हो सकता है कि कितना रिस्क है। ये भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि किस तरह से मेजर किया जाएगा। इन एनी केस द नीड फॉर द ऑडिटर टू मेक अप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिफरेंट अप्रोच बाय व्हिच दे मे बी मेट। चलिए, इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क एंड ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क, वो हमने आगे पढ़ा था, और यहां पर वही हुआ, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। ऐसे 315 जो हम इसमें आगे कवर अप करने वाले हैं, एस्टैब्लिशेस रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क the risk that the procedure performed by the auditor to reduce audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that exists and that could be material either individually or when aggregated with other misstatement, right? हो सकता है कि ऑडिटर जो ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा है उसमें से वो मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट ना कर पाए, उनका जो ऑडिट रिस्क उसे जितना एक्सेप्टेबली लो लेवल पर लाना है वो उसके लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ही ना कर पाए, ऐसा हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, डिटेक्शन रिस्क। Suppose auditor of a company uses certain audit procedures for the purpose of obtaining audit evidence and reducing audit risk, but still there will remain a risk that audit procedures used by the auditor may not be able to detect a misstatement which by nature is material, then the risk is known as detection risk. Simple. ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, इवन इलस्ट्रेशंस जो है 1 and 2 वो भी आप पढ़ लीजिएगा, काफी सिंपल है, राइट। तो हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा, ऑडिट रिस्क मतलब कि ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, राइट। ऑडिट रिस्क में क्या कवर अप होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, तो वो तीनों ही चीजें, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क मिला के क्या बनेगा, ऑडिट रिस्क, राइट। इनहेरेंट रिस्क मतलब कंट्रोल सप्लाई किए उसके पहले ही वहां पर मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है। कंट्रोल रिस्क मतलब कि कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिसस्टेटमेंट, राइट। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कोई भी ऑडिट मिसस्टेटमेंट है, तो वो डिटेक्शन रिस्क बन सकता है, राइट। जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैनेजमेंट या एंटिटी के बारे में होगा, ऑडिटर का कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट डिटेक्शन रिस्क है वो ऑडिटर्स के वजह से होगा, ऑडिटर है वो अनेबल टू डिटेक्ट एनी मिसस्टेटमेंट हो पाएगा, उसकी ऑडिट प्रोसीजर जो फॉलो की उस वजह से हो सकता है, राइट। ये चीजें हमने समझे, बाकी मिसस्टेटमेंट समझा। और ऑडिटर्स के जो दो एक्सक्लूजन है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड बट ऑडिटर को लग रहा है कि ये मटेरियली मिसस्टेटेड है। एंड सेकंड वन था कि ऑडिटर का जो बिजनेस रिस्क है वो भी ऑडिट रिस्क में कवर अप नहीं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर SA315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर SA315, एज पर SA315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये काफी बड़ा नाम है SA315 का, बट हमें याद रखना होगा। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग
द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन भी है, हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन पढ़ी है SF 500 के साथ, इसमें भी पढ़ने को आएगा तो डोंट वरी। चलिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल through understanding the entity and its environment, including entity's internal control, thereby providing a basis for designing and implementing responses to the assessed risks of material misstatement। हम रिस्क पहले असेस करेंगे, राइट, कि क्या हो सकता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल पर, उसे आइडेंटिफाई एंड असेस करेंगे। वो कहां पर करेंगे हम? एस पर SF 315 करेंगे, जिसके बेसिस पर हम SF 330 में उसके लिए रिस्पॉन्सेस कर सके, राइट, उसे रिस्पॉन्ड कर सके। वो असेस्ड रिस्क है, वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे हम? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर करके, राइट। तो उसी के लिए हमें SF 315 में रिस्क असेस करना रहेगा। This will help the auditor to reduce risk of material misstatement to an acceptably low level। हमें हो सके उतना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कम करना रहेगा एक्सेप्टेबली लो लेवल पर। चलिए समझते हैं SF 315 इन डिटेल। उसके पहले यहाँ पर जो नीचे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर दी है वो पहले हम समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन और जो ऑब्जेक्टिव हमने अभी पढ़ा वो काफी सिमिलर है, तो फटाफट याद रह जाएगा। The audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, to identify and assess the risks of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level। हमें ऐसी audit procedures perform करनी है, right? कि जो हमें क्या दे? to obtain the understanding of entity and its environment, including its internal control। राइट, ये सब कुछ हमें क्यों समझना है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। कभी भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आता है उसके साथ वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर आ ही जाता है, राइट, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। चलिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जनरली सबसे पहले की जाती है, और जनरली फर्स्ट टाइम अगर ऑडिट कर रहे हैं तब तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करनी ही रहेगी। कितना रिस्क है, उस रिस्क के बेसिस पर ही हम पूरा ऑडिट कर पाएंगे, इवन प्लानिंग वगैरह भी उसी तरह से हो पाएगा। चलिए, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल फॉर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे, राइट, वो क्यों करेंगे? हम आइडेंटिफाई एंड असेस क्यों करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को? क्योंकि उसके बेसिस पर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर पाएंगे। फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग and assessing the risks of material misstatement, the auditor shall ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के लिए, या फिर हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उनको आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए ऑडिटर को क्या करना रहेगा, राइट। यहाँ पर ये 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई रिस्क्स थ्रू आउट द process of obtaining an understanding of the entity and its environment, including relevant controls that relate to the risks, and by considering the classes of transactions, account balances and disclosure of financial statement। हम entity और उसके environment को समझेंगे, including internal control को समझेंगे, उसमें हम थ्रू आउट ये पूरी ही प्रोसेस में हम रिस्क आइडेंटिफाई करते जाएंगे, राइट कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो सारी चीजें समझेंगे। Assess the identified risks and evaluate whether they relate more pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assertions। जो आइडेंटिफाइड रिस्क्स है उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। परवेसिवली मतलब कि पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करें। परवेसिव टर्म क्या है, राइट, वो हमने चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 रिवीजन है उसमें कवर अप की थी। एक्चुअली वो चैप्टर 11 में दी गई है कि परवेसिव क्या है, राइट, तो वो परवेसिव टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पर ऑडिट ओपिनियन फ्रेम होता है, राइट। तो परवेसिवली अफेक्ट हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट होगा या नहीं वो हम असेस करेंगे, और कितने असर्शंस, पोटेंशियली अफेक्ट मेनी असर्शंस होगा या नहीं वो हम सब कुछ देखेंगे। रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क्स टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल, टेकिंग अकाउंट ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स दैट द ऑडिटर इंटेंड्स टू टेस्ट, राइट। उस बेसिस पर हम जो रिस्क है उसे असर्शन लेवल के साथ देखेंगे कि क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, राइट, क्योंकि व्हाट कैन गो रॉन्ग के बेसिस पर ही हम कंट्रोल्स कितने चेक करने हैं वो सब कुछ डिसाइड कर पाएंगे।
Consider the likelihood of misstatement, including the possibility of multiple misstatements and whether the potential misstatement is of a magnitude that could result in a material misstatement. और देखेंगे कि likelihood of misstatement कितने chances है, misstatement होने के chances कितने हैं वो हम assess करेंगे. Even multiple misstatements भी है या नहीं, हो सकता है या नहीं वो देखेंगे. और उसी basis पर कि कितने chances है कि material misstatement हो, क्योंकि material misstatement ही auditor के लिए important रहेंगे, right? तो उसे हम assess करेंगे, consider करेंगे. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल एंड एनवायरनमेंट समझ के. देन असेस करेंगे कि जो आइडेंटिफाइड रिस्क है, राइट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहां तक अफेक्ट कर सकता है, परवेसिवली अफेक्ट करेगा या नहीं. देन रिलेट करेंगे आइडेंटिफाइड रिस्क को कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, राइट, उसके बेसिस पर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर पाएंगे. एंड कंसिडर करेंगे लाइक्लीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट कि जिससे पता चलेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं. ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से पढ़िएगा. Risk assessment procedure, a basis for the identification and assessment of risk of material misstatement at the financial statement and assertion level. The auditor shall perform risk assessment procedure to provide a basis for the identification and assessment of risk of material misstatement at the financial statement and assertion levels. Risk assessment procedure by themselves, however, do not provide sufficient appropriate audit evidence on which to base the audit opinion. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जजमेंटल है कि कितना रिस्क हो सकता है. हम एंटिटी उन सभी की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि कितना रिस्क हो सकता है. तो वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, इसलिए उसके बेसिस पर सिर्फ हम ओपिनियन पर नहीं आ सकते. हाँ बहुत रिस्क है, चलो मॉडिफाइड ओपिनियन दे दे, ऐसा नहीं चलेगा, राइट. तो वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होगा, बट वो बेस बनेगा, उस बेस पर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे और फिर ओपिनियन पर आएंगे. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. चलिए, information obtained by performing risk assessment procedure used as audit evidence. Information obtained by performing risk assessment procedure and related activities may be used by the auditor as audit evidence to support assessments of the risk of material misstatement. In addition, the auditor may obtain audit evidence about classes of transaction, account balance and disclosure and related assertions and about the operating effectiveness of controls, even though such procedure were not specifically planned as a substantive procedure or as a test of controls. The auditor also may choose to perform substantive procedure or test of controls concurrently with risk assessment procedure because it is efficient to do so. कई बार हम रिस्क असेसमेंट के साथ साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे. जनरली क्या होगा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होगी, उसके बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होगी. बट कुछ चीजें समझते जाएंगे तभी कंट्रोल्स भी साथ साथ में चेक हो जाते हैं. क्या प्रोसीजर चलती है, प्रोसीजर हम समझते हैं और साथ में कंट्रोल्स भी समझते हैं और उसका टेस्टिंग चेकिंग वगैरह भी हो जाता है. कई बार सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए हमें डिटेल्स भी चेक कर लेते कि चलो सैंपल बेसिस पर थोड़ा सा चेक कर लिया. तो उस तरह से भी हमें ऑडिट एविडेंसेस मिल सकते हैं, हमारी ऑडिट प्रोसीजर साथ साथ में ही हो जाती है. जैसे कि आप अभी समझ रहे हैं, राइट, कि क्या ऑडिट के ऑडिट रिस्क वगैरह क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है. बट कुछ चीजें आपको इसके समझने के साथ साथ याद भी रह गई होगी या फिर शायद आप बीच बीच में याद भी रखते होंगे, राइट. तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको फिर से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी तरह से ऑडिट में भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के साथ साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी हो सकती है. द रिस्क टू बी असेस्ड इंक्लूड बोथ दोस ड्यू टू एरर एंड दोस ड्यू टू फ्रॉड. हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो उसमें दोनों ही टाइप के मिसस्टेटमेंट कवर अप हो जाएंगे, राइट, ड्यू टू फ्रॉड एज वेल एज ड्यू टू एरर. The risk to be assessed include both those due to error and those due to fraud, and both are covered by this essay. However, the significance of fraud is such that further requirement and guidance is given in essay 240. essay 240 वो specifically fraud के related है, वो हम chapter 5 के अंदर cover up करेंगे. बाकी ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए. चलिए, what is included in risk assessment procedure? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर हम कौन सी प्रोसीजर्स करेंगे? हम तीन टाइप की प्रोसीजर कर सकते हैं. फर्स्ट वन, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफ अदर्स विद इन द एंटिटी who in the auditor's judgment may have information that is likely to assist in identifying risks of material misstatement due to fraud or error. राइट, इंक्वायरी करेंगे हम मैनेजमेंट की एज वेल एज अदर्स विद इन द एंटिटी. राइट, एंटिटी के अंदर जो भी पर्सन है उनकी हम इंक्वायरी कर सकते हैं. राइट, उससे भी हम ऑडिट एविडेंस मिलेगा. क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमें एक तो पहले एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट वगैरह को समझना है, तो उसके लिए इंक्वायरी इज द बेस्ट, काफी इफेक्टिव रहता है.
देन एनालिटिकल प्रोसीजर, हमने एनालिटिकल प्रोसीजर जो SF 520 है उसमें समझा था कि एनालिटिकल प्रोसीजर है थ्रू आउट द ऑडिट हम परफॉर्म कर सकते हैं एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, देन टेस्टिंग एज वेल एज कंक्लूजन। तो प्लानिंग स्टेज में रिस्क असेसमेंट के टाइम पे भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, हम ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन भी करेंगे। जैसे कि इंस्पेक्शन के लिए हम डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कई बार प्रोसीजर्स है, कई बार प्रोडक्शन के प्लांट्स वगैरह है उसे ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप की प्रोसीजर होगी, इंक्वायरी, देन एनालिटिकल प्रोसीजर एंड इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ये इटसेल्फ क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले इंक्वायरीज समझाया है, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर्स इंक्वायरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। However, the auditor may also obtain information or a different perspective in identifying risks of material misstatement through inquiries of others within the entity and other employee with different levels of authority। वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्सन के पास से इंक्वायरी कर सकते हैं और ऑडिट एविडेंसेस इंफॉर्मेशन है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किस टाइप की इंक्वायरी पॉसिबल है। ये सारे ही एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं फटाफट। ये एग्जांपल्स भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स दीजिए, राइट। तो वो 3 या 4 मार्क्स में तो 3 या 4 एग्जांपल्स आपको देने रहेंगे। Inquiries directed towards those charged with governance may help the auditor to understand the environment in which the financial statements are prepared। TCWG के साथ अगर हम इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनवायरनमेंट में प्रिपेयर हुए हैं, तो हमें कितना रिलाई करना है वो हमें पता चलेगा। Inquiries directed towards internal audit personnel may provide information about internal audit procedure performed during the year relating to the design and effectiveness of the entity's internal control and whether management has satisfactorily responded to findings from those प्रोसीजर। इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर, इंटरनल ऑडिट पर्सनल है, उनसे हम डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि उनको क्या मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं, उन्होंने किस तरह प्रोसीजर की थी, वो सारी चीजें उनको पता चल सकती है, उनसे हमें मालूम पड़ सकती है। तो वो हमारे लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बन सकती है। कितना रिस्क हो सकता है वो हम आइडेंटिफाई और असेस कर सकते हैं। Inquiries of employees involved in initiating, processing or recording complex or unusual transaction may help the auditor to evaluate the appropriateness of the selection and application of certain accounting policies। जो एम्प्लॉयज वो कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उनसे भी हम डिस्कस करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ताकि पता चलेगा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो सिलेक्शन और एप्लीकेशन है वो बराबर हो रहा है या नहीं, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। Inquiries directed towards in-house legal counsel may provide information about such matters as litigation, compliance with laws and regulations, knowledge of fraud or suspected fraud affecting the entity, warranties, post-sales obligation arrangements such as joint ventures with business partners and the meaning of contract। हम इन-हाउस जो लीगल काउंसिल है उनके भी साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है, लिटिगेशन क्लेम्स चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी पता चलेगा कि कितना रिस्क रह सकता है। Then inquiries directed towards marketing or sales personnel may provide information about changes in the entity's marketing strategies, sales trends or contractual arrangements with its customers। सेल्स पर्सनल के साथ अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये पता चल सकता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में किस तरह से चेंज हुआ है, सेल्स स्ट्रेटेजी में किस तरह से चेंज हुआ है, मार्केटिंग किस तरह से हो रहा है, सेल्स का ट्रेंड्स क्या है, वो सब कुछ पता चल सकता है, उससे भी रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टू द रिस्क management function or those performing such roles may provide information about operational and regulatory risks that may affect the financial reporting। जो रिस्क मैनेजमेंट के फंक्शंस करते हैं उनसे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिजनेस में भी रिस्क होगा, उनको भी पता हो सकता है। तो एंटिटी है वो रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन की कोई भी रिस्क आएगा तो किस तरह से मैनेज करना है, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ही है, तो उनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से रिस्क हो सकता है और वो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। And last one is inquiries directed to information system personnel may provide information about system changes, system or control failures or other information system related risk। हम information system वाले पर्सन से भी डिस्कस कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि कौन से रिस्क हो सकते हैं रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। कहां पर सिस्टम या कंट्रोल फेल हो सकती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिलेटेड रिस्क होंगे, सिस्टम के चेंजेस होंगे, वो सारे उनके पास हम समझेंगे, राइट।
ये भी इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा। ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो अच्छे से आप एक बार समझिएगा और याद रखिएगा। फिर दिया हुआ है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर हमने अलग से ऐसे 520 चैप्टर 8 है वो कवर अप किया है। तो ये काफी सिंपल है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें से वैसे भी पूछने के चांसेस भी कम है, बट स्टिल एक बार आप रीड कर लीजिएगा। चलिए, देन observation and inspection. Observation and inspection may support inquiries of management and others and may also provide information about the entity and its environment. Right? उसके भी examples है। Examples of such audit procedure include observation and inspection of the following: entities operations, documents such as business plans and strategies, records and internal control manuals. जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, बिजनेस प्लान्स है, स्ट्रेटेजीज है, उनके रिकॉर्ड्स, मैनुअल्स वगैरह है, राइट, वो सारी चीजें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। Reports prepared by management such as quarterly management reports and interim financial statements and TCWG such as minutes of board or directors meetings etc. जो भी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किए हैं, राइट, वो हम देख सकते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या मैनेजमेंट के MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह होती है, तो उसके रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। या फिर TCWG की मीटिंग्स वगैरह है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स है, वो सारी चीजें भी हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उससे भी रिस्क पता चलेगा। The entities premises and plant facilities, जो plant facilities है, premises है, उसे भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। तो ये इनके एग्जांपल्स बनते हैं। ये एक बार एग्जांपल्स भी पूछे हुए हैं, राइट। इतने सिंपल क्वेश्चन भी ये पूछते हैं, राइट, बट एग्जैक्टली क्या आंसर लिखना वो नहीं पता होता है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, इसलिए मार्क्स नहीं आता है। चलिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंटिटी को समझना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी। एक बार हमने रिस्क असेसमेंट कर लिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ले ली, खत्म बात नहीं, उससे कंटिन्यूअसली हमें करते रहना है। ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल referred to hereafter as understanding of the entity is a continuous dynamic process of gathering, updating and analyzing information throughout the audit. ये कंटिन्यूअसली हमें करते रहना है, इससे अपडेट करते रहना होगा। The understanding establishes a frame of reference within which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. For example, when जो ये अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे, राइट, एंटिटी के बारे में, उसके बेसिस पर ऑडिटर है वो ऑडिट प्लान कर पाएगा अपने प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पर। तो उसके लिए क्या क्या एग्जांपल्स है, कब कब ये सारी चीजें करनी रहेगी, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो हमने ये सेंटेंस पढ़ा वो करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। चलिए, असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो असेस करेंगे। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद S320। ऐसे 320 के बेसिस पर हम मटेरियलिटी डिसाइड कर सकते हैं। ये मटेरियलिटी है वो चैप्टर 2 में कवर अप किया है, उसका भी रिवीजन वीडियो आपको मिल जाएगा। Considering the appropriateness of the selection and application of accounting policies, जो सिलेक्शन और एप्लीकेशन है अकाउंटिंग पॉलिसीज का वो बराबर है या नहीं। Then identifying areas where the special audit consideration may be necessary, for example, related party transaction, the appropriateness of management's use of going concern assumption, or considering the business purpose of transaction. जो सारे एरियाज है, राइट, जहां पर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है, उसे आइडेंटिफाई करना है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, फिर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न है, जहां पर रिस्क है, सिग्निफिकेंट मैटर है, उसे कंसिडर करना रहेगा। डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन फॉर यूज व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। जब भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे तब हमें कितनी एक्सपेक्टेशन हमें आइडेंटिफाई करनी होगी, डेवलप करनी रहेगी कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, एक्चुअल में क्या है, और उन दोनों का हम डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं रीजंस उसके पीछे क्या है। ये हमने एनालिटिकल प्रोसीजर के पार्ट में कवर अप किया है। Then evaluating the sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained, such as the appropriateness of assumptions and of management's oral and written representations. जो audit evidences हमें मिले हैं, राइट, उनकी sufficiency और appropriateness भी हम evaluate कर सकते हैं, as well as हम जो written representation लेते हैं, generally written representation लेना compulsory रहता है और advisable भी है, preferable भी रहता है, क्योंकि कुछ एविडेंसेस के लिए सपोर्ट करना और मैनेजमेंट ने हमें सब कुछ दे दिया है, उसके लिए भी हमें रिप्रेजेंटेशन लेना है। कुछ अजम्पशंस वगैरह भी होते हैं तो उसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी बन जाता है। ये हमने चैप्टर 3 के पार्ट 2 में कवर अप किया है SF 580। चलिए, राइट, तो ये सारी चीजों के लिए
इंपॉर्टेंट रहेगा, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से करिएगा। चलिए फिर इलस्ट्रेशन 3 एंड 4 दिया हुआ है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, राइट। हमें क्या क्या समझना होगा एंटिटी, उसके एनवायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल के बारे में। ये नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस है, ये हमने चैप्टर 2 के अंदर कवर अप किया है। चैप्टर 2 में ये इन डिटेल दिया हुआ है, राइट, कि नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, उसके लिए हम क्या क्या चीजें हम समझेंगे, देखेंगे, राइट। 5 पॉइंट्स कवर अप होते हैं, वो चैप्टर 2 में एग्जांपल्स के साथ दिया है। यहाँ पर वो 5 पॉइंट सिर्फ ऐसे ही डिस्कस किए हुए हैं, सिर्फ लिखे हुए हैं, राइट। बट वो चैप्टर 2 में इन डिटेल कवर अप किया है, तो आप चैप्टर 2 को एक बार रिफर कर लीजिएगा अगर आपने रिफर नहीं किया है, तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। बट यहां से अगर आपने पढ़ लिया तो मैं फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, तो फटाफट आपको याद आ जाएगा। हमें नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस के लिए 5 चीजें कवर अप करनी है। रिलेवेंट इंडस्ट्री, राइट, वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकंड, नेचर ऑफ द एंटिटी, इंक्लूडिंग, उसमें 4 चीजें कवर अप होती है, इट्स ऑपरेशंस, देन structure of the ownership and governance structure, third, investments they are making and plans to make including special purpose entities, and fourth, जो entity का structure है और उनका किस तरह से फाइनेंस मिल रहा है वो। ये सब कुछ हमें क्यों समझना है, ताकि हमें पता चले कि क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट्स कैसे होंगे, अकाउंट बैलेंस कैसे होंगे और डिस्क्लोजर क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग की पॉलिसीज है, राइट, उसका जो सिलेक्शन है और उसका जो एप्लीकेशन है वो बराबर है या नहीं, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस है तो वो क्या है वो भी हम समझेंगे। फोर्थ है वो ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द एंटिटी और उनके क्या बिजनेस रिस्क हो सकते हैं वो समझेंगे। एंड फिफ्थ वह जो है वो मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, राइट। ये आप चैप्टर 2 में से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं और वो पूछा भी गया था। ये जो क्वेश्चन है वो May 23 में पूछा हुआ है, राइट। चलिए ये इलस्ट्रेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर इंटरनल कंट्रोल है, ये इंटरनल कंट्रोल हम चैप्टर 4 के पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। इसके बाद एक जो पॉइंट 2-3 छोटे मोटे पॉइंट्स है वो कवर अप कर लेते हैं और इंटरनल ऑडिट हम कवर अप करेंगे इस पार्ट में। चलिए आप लोग आ जाइए पेज नंबर 4.40 पर। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क का क्या रिलेशन है, यहाँ पर जो पहले 2-4 पॉइंट्स है वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वही है, तो मैं फिर से रिवाइज नहीं करवाऊंगा आपको। 4.41 पर आ जाइए, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 4.41 पर जो लास्ट पैराग्राफ है इलस्ट्रेशन 12 के पहले है, वहां से पढ़ता हूं मैं। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। वो हमने स्टार्टिंग ऑफ द पार्ट हमने पढ़ा। Audit risk is a function of the risk of material misstatement and detection risk. Materiality and audit risk are considered throughout the audit, in particular when हमें materiality और audit risk दोनों को ही साथ में consider करना रहेगा throughout the audit। जब स्पेसिफिकली कब, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जब हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और असेस करें। डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को हम जब उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिटरमाइन करें। एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ uncorrected misstatements if any on the financial statements and informing the opinion on the auditor's report। और जब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है उनकी इफेक्ट हम इवेल्युएट करें, राइट, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जिसके बेसिस पर ऑडिटर का रिपोर्ट बनेगा। तो ये 3 चीजों में ऑडिट रिस्क और मटीरियलिटी को कवर अप करना रहेगा। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। बाकी सारी चीजें जो 3 पैराग्राफ है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 12 पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, रिस्क को डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या क्या होगा। तो ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम एंड द सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच्ड। एंगेजमेंट टीम के बीच में जो डिस्कशन हुआ है और सिग्निफिकेंट डिसीजंस पर आए हैं उसे डॉक्यूमेंट करना है। देन की एलिमेंट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग ईच ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हिच द अंडरस्टैंडिंग वाज ऑब्टेन्ड एंड द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म। जो की अंडरस्टैंडिंग थे, एलिमेंट जो भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे, राइट, उन सभी को, एनवायरनमेंट है, एंटिटी है, उन सभी को समझने के लिए थे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट, उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। और जो असेसमेंट प्रोसीजर की, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म की, उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे।
आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। जो आइडेंटिफाइड रिस्क है, राइट, उसे भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड कंट्रोल्स अबाउट विच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एंड अंडरस्टैंड। सिंपल, ये 4 चीजें हमें डॉक्यूमेंट करनी रहेगी। ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेशन 13 पढ़ लीजिएगा। इंटरनल ऑडिट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पार्ट का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट है, राइट, वो मैनेजमेंट फंक्शन ही है। मैनेजमेंट के बिहाफ पर वो थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी भी हो सकती है, वो ऑडिट करेगा। उसका ऑडिट करने का पर्पस है कि जो इंटरनल प्रोसीजर से, इंटरनल कंट्रोल से वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए, डिजाइन मेंटेनेंस वगैरह हो पाए, उसके लिए इंटरनल ऑडिट किया जाएगा। इंटरनल ऑडिट का पर्पस कोई भी टाइप का ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं रहेगा। इंटरनल ऑडिट सीए भी कर सकते हैं एज वेल एज अदर देन सीए भी कर सकते हैं। चलिए ये समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब तक जो पहले हमने ऑडिटर स्कोर ऐसे 315 पढ़ा, उसमें से भी चांसेस है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये चैप्टर 4 का वेटेज में कहना भूल गया, इसमें से भी 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। 70 मार्क्स में से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो ऑडिटर स्कोर ऐसे 315 का पढ़ा, उसमें से इंटरनल ऑडिट, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इंटरनल कंट्रोल पूरा जो पार्ट 2 बनेगा, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टेक्निकल है, राइट, पर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इंटरनल ऑडिट काफी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जाइएगा, ये काफी ईजी पार्ट है। As defined in scope of the standards on internal audit, इंटरनल ऑडिट के भी अपने स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन दी है। इंटरनल ऑडिट मींस एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन। ये इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, मैनेजमेंट का फंक्शन है, बट वो जो इंटरनल ऑडिटर होगा वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। वो मैनेजमेंट का पार्ट होगा, हो सकता है, बट वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, तभी ऑडिट हो पाएगा। ऑडिट अगर इंडिपेंडेंटली नहीं होगा ना, तो कुछ मतलब का नहीं है। Which involves a continuous and critical appraisal of the functioning of an entity with a view to suggest improvements thereto and add value to and strengthen the overall governance mechanism of the entity, including the entity's strategic risk management and internal control system. वो continuously चेक करता रहेगा। क्रिटिकल अप्राइजल है कि वो बराबर हो रहे हैं या नहीं, फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के जो फंक्शंस वो बराबर हो रहे हैं या नहीं। प्लस उसमें सजेस्ट करने हैं, उन्हें इंप्रूवमेंट सजेस्ट करनी है कि यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा, राइट। प्लस उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेगा, स्ट्रेंथन करेगा ओवरऑल गवर्नेंस को, कि हो सके उतना गवर्नेंस रह पाए जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए, प्रॉफिट बढ़ सके, राइट। प्रोसेसेस जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो पाए, राइट। इवन इंक्लूडिंग इसमें स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट भी होगा और इंटरनल कंट्रोल्स भी कवर अप होंगे, राइट। एंटिटी के पूरे मैकेनिज्म को वो चेक करेगा, राइट। ये इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन है। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है। ये इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन के लिए तो आप करेक्ट इनकरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी, इंटरनल ऑडिट वैसे सभी को कंपलसरी नहीं है, बट कंपनीज एक्ट के सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 138 के में दिया गया है कि किस किस को इंटरनल ऑडिट कंपलसरी रहेगा, राइट। तो वो हमें पढ़ना है। As per section 138 of the Companies Act 13, the following classes of companies prescribed in Rule 13 of the Companies Accounts Rules 2014 shall be required to appoint an internal auditor or a firm of internal auditors, namely, यहाँ पर जो क्लासेस ऑफ कंपनीज दी है उनको इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना कंपलसरी है। एक तो लिस्टेड कंपनी, सारी ही लिस्टेड कंपनीज में इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी कंपलसरी है, अगर इसमें से 4 में से कोई भी एक क्राइटेरिया में भी वो फॉल होती है तो। Having paid up share capital of 50 crore rupees or more during the preceding financial year, preceding previous year में अगर उनकी paid up share capital है वो 50 करोड़ और मोर है, या फिर टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ रुपीस और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर टर्नओवर है वो 200 करोड़ रुपीस और मोर, और outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions exceeding 100 crore rupees or more at any point of time during the preceding financial year। जो हमने आगे के 2 क्राइटेरिया देखा, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल और दूसरा टर्नओवर, उन दोनों में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कभी भी तो नहीं, मतलब टोटल कितने हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कितना है वो देखना रहेगा, राइट। यहाँ पर देखिए पेड अप शेयर कैपिटल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ रुपीस और मोर,
फिर टर्नओवर 200 करोड़ रुपीज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और यहां पर जो आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोविंग्स है उसमें क्या लिखा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर एक दिन के लिए भी अगर ये 100 करोड़ से ज्यादा का बोरोविंग हो जाता है तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली देखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर एक मिनट के लिए भी अगर 100 करोड़ हो गया तो उनको एप्लीकेबल हो सकता है। और यहां पर है 100 करोड़ रुपीज और मोर, राइट, तो वो भी अच्छे से करिएगा। सॉरी, एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज और मोर, एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज है तो 100 करोड़ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। 100 करोड़ से 1 रुपए भी अगर बढ़ गया इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। जबकि जो टर्नओवर था वहां पर क्या था, 200 करोड़ रुपीज और मोर, उसमें 200 करोड़ भी इंक्लूडेड था, बट बोरोविंग के केस में एक्सीडिंग, यहां पर आपको दिख रहा है ना एक्सीडिंग, तो 100 करोड़ रुपीज और मोर है, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, यहां पर क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं। चलिए, फिर दूसरी चीज ये भी है कि लोन्स और बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब लोन या बोरोविंग भी दो ही बैंक या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ही एप्लीकेबल होगा। अगर कोई अदर पर्सन या अदर कंपनी के पास से लोन लिया है तो 100 करोड़ में वो फॉल नहीं होगा। Outstanding deposits of 25 crore rupees or more at any point of time during the preceding financial year. Preceding financial year में अगर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है वो 25 करोड़ और मोर है तभी भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इंटरनल ऑडिट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कब एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर 4 चीजें कवर अप होती है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सॉरी, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल जो है, राइट, वो 50 करोड़ और मोर, देन टर्नओवर जो है, राइट, वो 200 करोड़ और मोर। थर्ड, जो बोरोविंग्स है, राइट, लोन या बोरोविंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक के पास अगर ले रहे हैं वो एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर, एक्सीडिंग है, राइट, 100 करोड़ और मोर। अगर 100 करोड़ से ज्यादा है तब एप्लीकेबल होगा। एंड फोर्थ वन जो है वो डिपॉजिट्स के बारे में है कि वो 25 करोड़ और मोर है। तो अब आप यहां पर इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से चल रहे हैं। यहां पर 25 करोड़, 1050 करोड़, यहां पर 100 करोड़ और 200 करोड़, बट यहां पर एक्सीडिंग 100 करोड़ है, वो ध्यान रखना। इसका करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू में अगर 100 करोड़ पे दिया है तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा और सिर्फ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के लिए ही होगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकते हैं कि जिसमें दूसरे किसी के पास से भी बोरोविंग लिया है तो वो 100 करोड़ में कवर अप नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से देखना। और ये और मोर है, राइट, और वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है, ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देखना है। चलिए, every private company having turnover of 200 crore rupees or more during the preceding financial year or outstanding loans or borrowings from banks or public financial institution exceeding 100 crore rupees or more at any point of time during the preceding financial year. प्राइवेट कंपनी के लिए दो ही क्राइटेरिया है, टर्नओवर 200 करोड़ रुपीस और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन्स और बैंक्स जो भी है वो 100 करोड़ और मोर, एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर है तभी एप्लीकेबल होगा, राइट। तो उसमें पेड अप शेयर कैपिटल और डिपॉजिट के बारे में नहीं दिया गया। चलिए, तो ये प्रोविजंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एवरी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी होगी तो उसमें पेड अप शेयर कैपिटल ₹50 करोड़ और मोर, देन टर्नओवर 200 करोड़ रुपीस और मोर, बोरोविंग या फिर लोन है फ्रॉम बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एंड डिपॉजिट्स ₹25 करोड़ और मोर, राइट। ये सब कुछ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। और प्राइवेट कंपनी होगी तो टर्नओवर ऑफ ₹200 करोड़ और मोर, एंड बैंक्स या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोविंग लिया है या फिर लोन ली है ऑफ एक्सीडिंग ₹100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तब एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर जो पैराग्राफ है ये वो काम का नहीं है, ये ट्रांजिशन प्रोविजन है, ये 2013-2014 के तक एप्लीकेबल था, अभी कुछ काम का नहीं है। ये इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, इलस्ट्रेशन 14 और 15। ये इलस्ट्रेशन 14 जैसा क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, एक नहीं 2 बार शायद पूछा हुआ है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं एप्लीकेबिलिटी रिलेटेड, तो वो आप अच्छे से करके चाहिएगा, इंपॉर्टेंट है, इजी है।
Who can be appointed as an internal auditor? As per section 138, the internal auditor shall either be a chartered accountant or a cost accountant, whether engaged in practice or not. CA in practice or not, या फिर चार्टर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और नॉट, कोई भी हो सकता है. और such other professional as may be decided by the board to conduct internal audit of the functions and activities of the companies. या और कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है अगर बोर्ड को लगे तो. The internal auditor may or may not be an employee of the company. वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, किसी को भी रख सकते हैं. राइट, ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में ये पूछ सकता है. राइट, सिंपल. चलिए, इंटरनल ऑडिट फंक्शन. इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या कवर अप होगा? अ फंक्शन ऑफ एन एंटिटी दैट परफॉर्म्स एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू इवैल्यूएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस. The objective and scope of internal audit function as per SS 610 using the work of an internal auditor. SS 610 है वो using the work of an internal auditor. जब भी statutory auditor है उनको internal auditor का वर्क अगर यूज करना है, राइट, तो उसे 610 एप्लीकेबल होगा. स्टेच्यूटरी ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर को गाइडेंस भी दे सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, उनका वर्क जो है उनको यूज भी कर सकता है. इंटरनल ऑडिटर ने अगर कुछ चीजें चेक की है तो स्टेच्यूटरी ऑडिटर वो अगर चेक ना करे तो चलेगा. वो सीए होगा तो उसको प्रेफरेबली उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है. अगर उन्होंने बराबर काम किया है, वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट है, तब इंटरनल ऑडिटर पर भी हम रिलाई कर सकते हैं. तब ये ऐसे 610 एप्लीकेबल होगा. इन डिटेल 610 नहीं दिया है, थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है. The objective of internal audit functions vary widely and depend on the size and structure of the entity and the requirements of the management and where applicable those charged with governance. Simple. The objectives and scope of internal audit function typically include assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of the entity's governance process, risk assessment, risk management and internal control such as the following. इंटरनल ऑडिट जो भी है उसका फंक्शंस में तीन चीजें कवर अप होगी, राइट, वो यहाँ पर दी गई है, वो हमें समझना है. और ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है. डिस्क्रिप्टिव में आने के चांसेस ज्यादा है. एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस. The internal audit function may assess the governance process in its accomplishment of objective on ethics and values, performance management and accountability, communicating risk and control information to appropriate areas of the organization, and effectiveness of communication among TCWG, external and internal auditors and management. गवर्नेंस अच्छे से हो उसके लिए भी इंटरनल ऑडिट करवाया जा सकता है कि गवर्नेंस प्रोसेस जो भी है वो बराबर हो रही है या नहीं. जो मैनेजमेंट वगैरह करना है, अकाउंटेबिलिटी वगैरह है, राइट, इंफॉर्मेशन जो भी है वो सब कुछ बराबर हो रहा है या नहीं, वो चेक करने के लिए भी इंटरनल ऑडिट किया जाएगा. ये सारी एक्टिविटीज भी इसमें कवर अप होगी. Then activities relating to risk management. The internal audit function may assist the entity by identifying and evaluating significant exposure to risk and contributing to improvement of risk management and internal control, including effectiveness of the financial reporting process. The internal audit function may perform procedure to assist the entity in detection of fraud. रिस्क कौन से हो सकते हैं उनको मैनेज करने के लिए भी इंटरनल ऑडिट हो सकता है. फ्रॉड वगैरह कहां पर हो सकते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए भी इंटरनल ऑडिट किया जा सकता है, राइट. देन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल. और इंटरनल कंट्रोल के लिए एक्टिविटीज करेंगे, उसमें है इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेंगे. द इंटरनल ऑडिट फंक्शन मे बी असाइंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यूइंग कंट्रोल्स, इवेल्युएटिंग देयर ऑपरेशन एंड रिकमेंडिंग इंप्रूवमेंट्स देयरटू. जो कंट्रोल्स है उनको रिव्यू करेंगे, देन उसे इवेल्युएट करेंगे कि उसका ऑपरेशन बराबर है या नहीं, और उसके लिए इंप्रूवमेंट्स भी सजेस्ट करेंगे. इंटरनल ऑडिटर का ये काम रहेगा. In doing so, the internal audit function provides assurance on the control. For example, internal audit function might plan and perform tests or other procedure to provide assurance to management and TCWG regarding the design, implementation and operating effectiveness of internal control, including those controls that are relevant to the audit. Right? Audit related जो भी internal controls है, right? उसकी effectiveness check करेंगे. उसके लिए design, implementation and maintenance check कर सकते हैं. Simple. Then examination of financial and operating information. The internal audit function may be assigned to review the means used to identify, recognize, measure, classify and report financial and operating information, and to make specific inquiry into individual items, including detailed testing of transactions, balances and procedure.
जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट है जो पूरे ही सिलेबस में कवर अप होता है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड एस्पेक्ट से वही कवर अप करेंगे। बट इंटरनल ऑडिट है उसमें ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन भी बराबर है या नहीं वो चेक करना कंपलसरी रहता है, वो सारी चीजें भी कवर अप हो सकती है। एक्चुअली इंटरनल ऑडिट का स्कोप है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, तो स्कोप के हिसाब से हो सकता है, तो उसमें ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट। फाइनेंशियल इंपैक्ट तो इंपॉर्टेंट है, साथ में ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऑपरेशंस बराबर हो रहे हैं या नहीं वो भी हम चेक करेंगे। Review of operating activities. The internal audit function may be assigned to review the economy, efficiency and effectiveness of operating activities, including non-financial activities of an entity. कुछ चीजों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस चेक कर सकता है। इकोनॉमी मतलब हो सके उतना चीपर और कम से कम खर्चा हुआ है या नहीं वो चेक करेंगे। एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं, रिसोर्सेज है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हुआ है या नहीं, और इफेक्टिव उसमें से जो आउटपुट या रिजल्ट मिला है वो बराबर है या नहीं। तो वो तीन चीजों पर हम चेक कर सकते हैं। 3 E's कवर अप होंगे, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो उसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। And last one, review of compliance with laws and regulations. The internal audit function may be assigned to review compliance with laws, regulations and other external requirements and with management policies and directives and other internal requirements. Law regulation का compliance बराबर हुआ है नहीं वो भी हम रिव्यू कर सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिट के इंटरनल कंट्रोल के लिए 4 चीजें कवर अप हुई। एक इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, देन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, then review of operating activities and review of legal compliance with laws and regulations, right। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल है वो 2 बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर से भी पूछ सकते हैं, बट वैसे भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो आप अच्छे से करके जाइएगा। चलिए, ये इलस्ट्रेशन 16 है, राइट। उसमें वही सारी चीजें फिर से दी गई है, तो ये फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन ठीक है समझ सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। उसके बाद जो ये बेसिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट इश्यूड बाय आईसीएआई है वो कुछ काम का नहीं है, वो कौन सा स्टैंडर्ड्स है इंटरनल ऑडिट के रिलेटेड वही दिए गए हैं, बट ये आपको नहीं पूछ सकते क्योंकि इनके सिर्फ नाम दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। इसमें भी प्लानिंग है, मटेरियलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह टाइप के स्टैंडर्ड्स कवर अप है, बट ये भी आपके लिए काम का नहीं है। ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो हम चैप्टर 6 के साथ कवर अप करेंगे, क्योंकि चैप्टर 6 में भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में दिया है, तो वो दोनों ही साथ में कवर अप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड होगा, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा रिवीजन के लिए, वो चैप्टर 6 का होगा, तो उसके साथ हम ये कवर अप करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर, ये जो सेशन है यहाँ तक रखते हैं, जिसमें हमने ऑडिट रिस्क कैसे 315 और इंटरनल ऑडिट को कवर अप किया। होप आपको मजा आया होगा। सो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट हो, रिव्यू भी कर सकते, रिव्यूज भी दे सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिवीजन वीडियोस।